हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, अभी तक हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें पढ़ना है 5वां चैप्टर नंबर 5 इलास्टिसिटी। और गाइस, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें कुछ छोटी मोटी फॉर्मूलाज हैं और थ्योरी है, तो इसीलिए मैं इस वाले चैप्टर को आपको PDF के द्वारा पढ़ाऊँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको फिर क्वेश्चन आंसर उस तरीके से करा दूंगा, ठीक है। बट मुझे जिस हिसाब से सही लगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाले क्वेश्चन चैप्टर ऐसे कंप्लीट करा रहा हूँ। और आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पहले भी हमने कई बार ऐसी क्लासेस ली हुई है। तो अगर आप शांति से बैठ के समझेंगे, देखेंगे, और देखिए ये चैप्टर हो सकता है कि 1 घंटा 1.25 घंटे का भी हो सके या कम समय में भी हो सकता है। कोशिश करूँगा आपको कम समय में समझाने की, बस आपको ध्यान लगा के समझना है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कम समय में चैप्टर हो जाएगा। और आप लोगों को बस वीडियो कंप्लीट देखिए कुछ भी चैप्टर को आपको समझना है तो वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। और जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे इलेक्ट्रीशियन, मैथ्स की, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की, थ्योरी की, प्रैक्टिकल की सभी क्लासेस मिल जाएगी। लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। देखिए ये है आपके चैप्टर का नाम, प्रत्यास्थता। चलिए, अब इलास्टिसिटी क्या होती है? तो गाइस, किसी भी चीज़ को देखिए अपन लोग है ना खींचते हैं, उस पर बल लगाते हैं। तो बल लगाने से क्या होता है कि कोई चीज़ें तो ऐसी होती है, कुछ चीज़ें जो परमानेंटली उसका आकार ले, मान लीजिए प्लास्टिक की कोई वस्तु है, लोहे की है, अगर अपन ने उस पर बल लगाए तो वो परमानेंटली वैसी बन जाएगी। और इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे कि रबड़ है ना, उसके अलावा भी काफ़ी सारे आइटम हैं, अगर उसे मैं दबाऊं या कुछ करूं, माइल्ड स्टील, तो वो कुछ देर के लिए अपना आकार परिवर्तित करेगी, परंतु कुछ देर बाद वो दोबारा अपने आकार को धारण कर लेती है। तो वो चीज़ें भाई इलास्टिसिटी, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें। अब एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल, यानी कि जो कोई अपन डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, आप विरूपक छोड़ो बल। विरूपक बल वो बल होता है जो किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। तो वस्तु किसी भी विरूपक बल के द्वारा विरूपण का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु है, भाई रबड़ है, रबड़ पर अगर आप लगाते हो तो वो उसका विरोध करती है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे अपन लोग बल हटाएंगे तो वस्तु दोबारा से अपनी वो अवस्था प्राप्त कर लेती है, और इसे ही हम लोग इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। ये इलास्टिसिटी कहलाता है। और जिन वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है वो इलास्टिसिटी की बॉडी कहलाती है, जैसे कि रबड़, माइल्ड स्टील और प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं जैसे नायलॉन वगैरह है, ठीक है। सारा तो नहीं प्लास्टिक में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इनमें प्रत्यास्थता का गुण है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विरूपक बल क्या होता है। तो विरूपक बल किसी भी वस्तु पर लगाएगा वो बल है जिससे वस्तु के आकार या आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाए, उसे ही विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो ये चीज़ विरूपक बल क्लियर है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए वो बल जिसको लगाने से किसी वस्तु का आकार व आकृति में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या लगाएंगे? विरूपक बल। आगे है प्रत्यास्था का कारण क्या है। भाई किस वजह से कोई चीज़ खिंच जाती है और दोबारा अपने बलों में आ जाती है। तो इसको ऐसे समझाया गया है कि जो किसी भी वस्तु में छोटे छोटे अणु होते हैं वो एक दूसरे से स्प्रिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसे स्प्रिंग से, अब स्प्रिंग को आप दबा के छोड़ोगे तो वो दोबारा से अपने शेप में आ जाएगी। जैसे कोई स्प्रिंग है, आपने ऊपर से भी कोई फोर्स लगाया, नीचे से भी, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग ऐसे चिपक जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लोग छोड़ोगे तो वो दोबारा से अपना गुण वही वाला ले लेगी। तो इसीलिए ठोसों के परमाणु तथा अणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक परमाणु या अणु अपने निकटवर्ती अणु, यानी कि किसी भी सॉलिड मटेरियल में कैसे होता है भाई, एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, आपस में पास पास रहता है। तो जिस बल के कारण ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं उन्हें अंतराण्विक बल यानी कि इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठोसों के अणु इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे कि वो आपस में स्प्रिंग से जुड़े हों। तो जैसे ही अपन लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है भाई, जैसे ही आपने फोर्स लगाया किसी वस्तु पर वो चिपक के छोटा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लोग फोर्स हटाओगे तो वो दोबारा अपना शेप ले लेगा, क्योंकि वो स्प्रिंग की तरह है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो पदार्थ का यही गुण जिस वजह से वो बल हटाने के बाद अपनी साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, ये गुण उसका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता कहलाता है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कौन सी बॉडी है जो परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ बॉडी कौन सी कहलाती है। तो देखिए, जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती है, परंतु क्वार्ट्ज तथा फास्फोरस, ब्रोंज को लगभग पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जा सकता है। यानी कि देखिए, कोई भी वस्तु पूरी तरह से तो ऐसे नहीं कि भाई अगर आपने मान लो कोई भी वस्तु अगर आप उसे खींचोगे थोड़ा बहुत तो आकार में परिवर्तन होगा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे आप बहुत ज़्यादा दबाओ और दोबारा अपने वही के वही शेप में आ जाए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो मगर मानते हैं कि अवस्था पूर्णतः प्राप्त कर ले, लगभग प्राप्त कर ले, तो उसे अपन लोग परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहते हैं।
तो जो पूर्णतः प्रत्यास्थ बॉडी नहीं होती फिर भी क्वार्ट्ज तथा फास्फोरस ब्रांच को हम लोग मानते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, इसे हम लोग मानते हैं, अज्यूम करके चलते भाई किसी पदार्थ को तो इसकी देना ही पड़ेगा। अगला देखिए प्लास्टिसिटी क्या होता है। अब किसी भी वस्तु या पदार्थ का वो गुण जिस पर जैसे ही मैं विरूपक बल लगाऊं हटा लेने के बाद भी वो वस्तु अपनी साम्यावस्था में ना आए, यानी कि कोई प्लास्टिक की बॉडी है, मैंने उसको दबाया, ठीक है, अब दबाने के बाद उसको किसी और आकार में परिवर्तित कर दिया गर्म करके, मगर अब वो बल हटाने के बाद वो अपने आकार में नहीं आएगी, जिस आकार में मैंने ढाल दिया उसी आकार में रह जाएगी। ये कहलाता है प्लास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिसिटी मिट्टी। तो प्लास्टिक और मिट्टी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्लास्टिसिटी में आती है, इसे हिंदी में सुघट्यता कहते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहो उसमें याद कर सकते हो, प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। अगला देखेंगे तो अब प्लास्टिसिटी हो गया, तो पूर्ण प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है, तो वो वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी अवस्था में कभी नहीं लौटेंगी, वो वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि गीली मिट्टी, मोम। अब अगर आपने एक बार मोम को जैसे दबा दिया तो वो वैसे ही रखा, मोम को गोल बना दो तो गोल, गीली मिट्टी को जैसा बना दोगे जिस मूर्ति के आकार में डाल दोगे तो वैसी ही रहेगी, फिर तो आपको पूरा तोड़ना पड़ेगा जब जाके वो दूसरे आकार में परिवर्तित होगी। तो मिट्टी और मोम। अच्छा, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पूर्णतः प्रत्यास्थ सुघट्य वस्तुएं कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, गीली मिट्टी और मोम। इसी तरह से पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं पूछे तो आप लोग क्या आंसर दोगे गाइस, फास्फोरस ब्रांच और क्वार्ट्ज। ये चीजें ध्यान रखनी है, यही चीजें पूछेंगी। अब पूछ रहा है इलास्टिसिटी की लिमिट। तो देखिए प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेती है ना। ये मान लो कोई बॉडी है जिस पर कि मैंने सब तरफ से बल लगाया, अब भाई एक लिमिट होगी इसकी, तब तक ये अगर आप उतना बल लगाओगे, मान लो 5 न्यूटन का बल लगाओगे, तब तक तो ये अपना आकार दोबारा परिवर्तित कर लेगी, मगर भाई हर चीज की एक लिमिट होती है ना। तो 6 न्यूटन मान लो या 5 न्यूटन से ऊपर अगर आप बल लगाओगे तो ये वस्तु फिर अपने आकार को दोबारा नहीं लेगी भाई, उसके बाद अपना आकार दोबारा नहीं लेगी। तो यही है आपका लिमिट, ठीक है। परंतु देखिए कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु विरूपक बल हटा लेने और अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेती है, परंतु विरूपक बल के एक निश्चित मान तक ही ये गुण विद्यमान रहता है। भाई एक हाइट यानी कि एक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद तो वो वस्तु दोबारा अपने शेप में आएगी नहीं। तो किसी भी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वो अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहे, भाई 5 न्यूटन तक तो विद्यमान है, उसके बाद वो विरूपक बल यानी कि प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाएगा, तो वही उसकी लिमिट हो गई। तो उस वस्तु की जो सीमा होगी वही क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हर वस्तु के लिए अलग अलग होती है। अगला है प्रत्यास्थ श्रांति यानी कि इलास्टिक फटीग। तो किसी वस्तु पर अपन अगर विरूपक बल बार बार आरोपित करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो वस्तु का इलास्टिसिटी का गुण खत्म हो जाएगा। आपने जैसे रबड़ ही देख लो आप लोग अपने रबड़, अब अगर आप बार बार रबड़ को लोगे, खींचोगे बार बार, कुछ देर में आएगी, मगर एक बार क्या होगा कि वो टूट जाएगी, ठीक है। तो यही क्या है, इसका प्रत्यास्थता का गुण खो देगी। तो इस प्रकार प्रत्यास्थता के गुण का अस्थायी हास्य यानी कि कुछ देर के लिए वो हट जाएगा, तो ये हास्य यानी कि ये जो लॉस होता है ये क्या कहलाता है, इलास्टिक फटीग यानी कि प्रत्यास्थ श्रांति। प्रत्यास्थ श्रांति के कारण ही लंबी अवधि तक प्रयोग आने पर पुल असुरक्षित घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब जो पुल बनाते हैं, अब भाई ज्यादा अगर मान लीजिए किसी पुल को 100 साल 200 साल हो गए तो उसका अपन लोग असुरक्षित घोषित कर देंगे। क्यों? क्योंकि बार बार इस्तेमाल करने की वजह से उसका फटीग हो जाता है। लंबे समय तक प्रयोग में आने पर स्प्रिंग वेट भी गलत पाठ्यांक, जैसे जो अपन स्प्रिंग काम में लेते हैं तो वो भी ज़्यादा, अगर अपन के मान लो 50-60 उसको 10-15 साल हो गए तो वो भी गलत वजन देगी, तो इसीलिए बार बार मोड़ने पर उसका धातु तार टूट जाता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो प्रत्यास्थ पश्चात प्रभाव क्या होता है, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु द्वारा अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने में लगी देरी, ठीक है, वो कितनी देरी में, एकदम से तो आएगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा, उसे ही इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ जैसे कि क्वार्ट्ज, फास्फोरस ब्रांच में स्ट्रेस उत्तर प्रभाव, ठीक है, नगण्य होता है तथा ग्लास फाइबर के लिए अधिक होता है। तो पूछेंगे, बताइए प्रत्यास्थ पश्चात प्रभाव किस में नगण्य होता है और किस में अधिक होता है, तो ग्लास फाइबर में तो अधिक होता है तथा क्वार्ट्ज फास्फोरस ब्रांच में कम होता है या नगण्य होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है प्रत्यास्थ गुणांक, यानी कि जो इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स क्या हैं। तो देखिए, एक है यंग मॉडुलस जो आपने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक, ये 3-4 अपन को पढ़ने हैं, देखते हैं। चलिए, सबसे पहला यंग मॉडुलस। तो गाइस यंग मॉडुलस आपने बचपन में पढ़ा होगा। प्रत्यास्थता की सीमा यानी कि जो इलास्टिसिटी की लिमिट है उसके अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसे y से, ये भी क्वेश्चन आता है, यंग मॉडुलस को y से शो किया जाता है। यानी कि किसी
एल लंबाई वाले तथा ए एरिया वाले तार पर लंबाई की दिशा में अगर फोर्स लगाया जाए तो उसकी लंबाई में एल वृद्धि होगी। तो प्रतिबल क्या हो गया, फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगाया जाए वो प्रतिबल हो गया। विकृति कितनी होगी, पहले उसकी लंबाई एल थी, अब एल हो गई स्मॉल एल, तो ये उसका विकृति आ गई। स्ट्रेन विकृति क्या होती है, किसी भी चीज को अगर विकृत कर देना, स्ट्रेन कर देना, दबा के खींच के कैसे भी। तो फॉर्मूला क्या होगा, यंग मॉडुलस का एफ अपॉन ए यानी कि प्रतिबल अपॉन एल विकृति। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब ये जो एल बटे वाला ये ऊपर चल जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। और मान लीजिए यदि तार की त्रिज्या आर हो, अब ए का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ए की जगह पाई आर स्क्वायर आ गया। और एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन, ठीक है, तो एम जी हो गया। तो इसीलिए टोटल फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। यंग मॉडुलस के बाद अगला आता है बल्क। अच्छा ये गाइस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा जो कि अब हम अभी सॉल्व करेंगे। अगला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए वही प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल या स्ट्रेस तथा आयतन विकृति के अनुपात को इस वस्तु के पदार्थ का बल्क प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसे बी से या के से, ध्यान रखेंगे, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी या तो बी या फिर के से प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए ये रहा अभिलंब प्रतिबल एफ अपॉन ए, और अभिलंब प्रतिबल को पी से भी डिनोट किया जाता है बटे आयतन विकृति, यानी कि देखिए पहले उसका आयतन था वी और डिस्टोर्शन के बाद उसका आयतन हो गया डेल्टा वी, तो और परिवर्तन हुआ है तो माइनस कर देंगे। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, P अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो यानी कि टोटल क्या हो गया, P है V ऊपर आ जाएगा स्मॉल v और डेल्टा V, और इसका मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और वी में होगी m l की पावर -1 अपॉन टी स्क्वायर। यानी कि इसको ऊपर कैसे करते हैं भाई, मास m क्या हो गया, मास हो गया आपका, ठीक है, मास मान लो किलोग्राम, किलोग्राम के बाद L की पावर 1 है यानी कि मीटर सेंटीमीटर मीटर सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, या फिर अपन कह लें न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और न्यूटन तो ऑलरेडी हो गया ना, न्यूटन क्या होता है, मास अपॉन एक्सेलरेशन हो गया, लंबाई हो गई, एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया किसका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये फॉर्मूला भी काफी क्वेश्चन में आएगा, काम में ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज का अगर आयतन में परिवर्तन हो जाए ना किसी भी चीज के, तब ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए अब किसी भी पदार्थ के बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रम को कंपेयर, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए छोटी सी लाइन में छुपा दो दिया मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्क प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम को, यानी कि फॉर्मूला कहता है पी वी अपॉन डेल्टा वी, और इसके अपोजिट यानी कि डेल्टा वी अपॉन पी वी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता, यानी कि किसी चीज को दबाना। तो ये देखिए ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, और ये बल्क इलास्टिसिटी मॉड्यूल कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया। अब बल्क प्रत्यास्थ गुणांक भी दो तरह का होता है, समतापी और रुद्धोष्म। तो देखते हैं सबसे पहले समतापी क्या होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यानी कि समतापी अवस्था में गैसों द्वारा प्रदर्शित प्रत्यास्थ समतापी गुणांक प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। इसके लिए क्या है, देखिए समतापी प्रक्रिया में बॉयल के नियम से क्या कहेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम नियतांक होता है कांस्टेंट। अब दोनों का अलग अलग अवकलन करा है इसने, ठीक है, डिफरेंशिएशन करा है। तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ई थीटा। तो ई थीटा बराबर पी हो गया, अर्थात समतापी प्रत्यास्थ गुणांक गैस के प्रेशर के समतुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, गैस के प्रेशर के। आपको ज्यादा चीज ध्यान रखनी नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये तो पहले का ही फॉर्मूला है, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब समतापी प्रत्यास्थ गुणांक के बाद आता है रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक, इंग्लिश में कहेंगे एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहता है कि रुद्धोष्म अवस्था में गैसों द्वारा प्रदर्शित प्रत्यास्थ रुद्धोष्म प्रत्यास्थ कहलाती है। अब इसी में भी वही पहले हमने बॉयल्स का लॉ लगाया था, ठीक है, बॉयल्स लॉ ध्यान रखेंगे, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में बॉयल्स लॉ लगाया जाता है, और एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पाइसन के नियम से लगाया जाता है। पाइसन के नियम में प्रेशर वी आर, और ये साइन हो गया किसका, लैम्डा कहा जाता है, वैसे से नियतांक होता है। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए पहले पी, ये अब ये जो ऊपर है ये आगे आ जाएगा और -1 हो गया, और इसका ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो समाकलन आप करोगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये वाला डेल्टा पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन डी, प्रतिबल अपॉन विकृति ई फाई। तो ई फाई इज इक्वल टू लैम्डा पी के बराबर हो गया रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक गैस के दाब का लैम्डा गुणा होता है, जहां लैम्डा सी पी अपॉन सी बी होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, बस ये अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये और ये वाला, एक तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को विशेष ध्यान रखने हैं, ठीक है।
मान लो आपसे E5 यानी कि रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक पूछेगा तो आपको इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो प्रेशर दे भी दिया तो आपको ये वाला लैम्डा निकालना है, तो आपको CP/CV देगा, ये ध्यान होगा तो आप निकाल लोगे, और ये भी आपको दे रखा होगा। अब आता है तीसरी चीज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर टेंजेंशियल स्ट्रेस तथा शियर स्ट्रेन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं, और इसे नीटा से, ये साइन होता है नीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अब नीटा क्या हो गया, स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है F/A अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस, और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है थीटा। तो अपन अगर ऐसे करते हैं F/A अपॉन थीटा, तो A ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा ना, इसलिए इसने डायरेक्ट लिखते हैं F/A थीटा। तो इसका मतलब वही न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और बीमा सेम हो गई किसकी, यंग मॉडुलस की तरह, ठीक है, सेम यंग मॉडुलस की तरह इसकी बीमा हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है भाई, अगर अपन किसी भी वस्तु पर, ये बॉडी है, इस पर जब अपन बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन होता है। अब वस्तु के अंदर का इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स क्या करता है, बाहरी तरफ काम करता है। ये इंटरनल फोर्स रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, वस्तु के अंदर एक रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होगा जो कि उस वस्तु को पुनः अपने रूप में लाने का प्रयत्न करता है, और वस्तु के इसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करता है, और यही बल आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेस। आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आप भारी बल लगा रहे हो उसको रोकता है और दोबारा अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है प्रतिबल के द्वारा, और प्रतिबल का फॉर्मूला F/A अपने पढ़ लिया, आंतरिक प्रतिबल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल F/A, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमा अपने को पता ही है, ठीक है। तीसरी बार आ गई तो ध्यान हो जानी चाहिए। अब स्ट्रेस भी दो तरह का होता है गाइस, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। सबसे पहले देखें नॉर्मल स्ट्रेस या अभिलंब स्ट्रेस क्या होता है, जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के यानी कि उसकी सरफेस के लंबवत हो, यानी कि लंबाई में ये सरफेस है इसके लंबवत हो, तब वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ये भी दो तरह का है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल क्या कहता है, यदि विरूपक बल केवल लंबाई में परिवर्तन करे तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल कहलाता है। अब ये भी दो तरह का है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि अगर विरूपक बल के प्रभाव से वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो तो वस्तु पर कार्यरत बल टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, और यदि उसमें कमी हो तो वो कंप्रेशन स्ट्रेस कहलाता है। मान लो पहले लंबा था, अब आपने फोर्स लगा के उसे दबा दिया था, वो छोटा हो गया, तो इसे कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो हो गए, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस। अगला है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यदि वस्तु के प्रत्येक तल पर बल समान रूप से लगाया जाए, ठीक है, बल लगाया समान रूप से अपन ने लगाया, तो क्या होगा, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं कि छोटी हो जाएगी। तो इस आयतन का विरोध करने के लिए अब अंदर से भी हर एरिया में फोर्स लगाया जाएगा, तो यही फोर्स आयतन प्रतिबल कहलाता है। तो देखिए ये है ना, देखिए चारों तरफ से फोर्स लगा तो ये अंदर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो यही बल आपका आयतन स्ट्रेस, आयतन प्रतिबल कहलाता है। चलिए अगला थर्ड नंबर, अगला है आपका शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि जब विरूपक बल वस्तु की सतह के पैरेलल, समांतर या स्पर्शीय रेखीय हो तथा वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, तो ये क्या है, वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है, ठीक है। साइज को छोटा नहीं करता, आकृति में परिवर्तन नहीं करता कि भाई वस्तु इतनी थी और इतनी हो गई। ये वस्तु के आकार में, मान लो ये ऐसा था तो अब इसको इसने ऐसा बना दिया, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा मतलब हाँ ऐसा कर दिया भाई, उसको मोड़ दिया, ठीक है। सीधा था उसकी चाल टेढ़ी कर दी, तो ये होता है शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तित करना, ना कि उसकी आकृति में परिवर्तित करना, यही आपका शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। चलिए अब आती है विकृति यानी कि स्ट्रेन। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित होता है तो उसके आकार अथवा रूप तथा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई है। भाई किसी भी वस्तु के आकार और उसके बॉडी दोनों में अगर रूप में परिवर्तित हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई वस्तु विकृत हो गई। तो वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। तो विकृति क्या हुई, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। भाई किसी भी वस्तु में अपन कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक विमा क्या था, स्टार्टिंग में कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो प्रारंभिक विमा और कितना परिवर्तन हुआ वो क्या होता है, स्ट्रेन। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी चीज, विकृति एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज एक है तो मात्रक कट जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन राशि है। ध्यान रखेंगे विकृति के केस में। चलिए विकृति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो विकृति का इस 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण विकृति। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या होगा, देखिए विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में होने वाले, अब मानो अपन विरूपक बल लगाए तो अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा,
ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो भाई उसकी लंबाई ये थी, अब बल लगाने पर उसकी लंबाई बढ़ गई, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी कि पहले उसकी लंबाई थी एल और बदलने पे स्मॉल एल हो गई, तो क्या हो गया वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। बस अपने को इतना समझ जाए। वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन, पूरा आयतन बदल गया। भाई पहले ये एक चौकोर डिब्बा था, आपने इसको फोर्स लगा के एक गोलाकार आकृति बना दी, तो क्या होगा भाई बटे में क्या आएगा नीचे जो पहले आयतन था उसका वो, और बटे के ऊपर क्या आएगा जो आयतन आपने परिवर्तित कर दिया। तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन के रेशियो को वॉल्यूम स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, अगला आएगा शेयरिंग स्ट्रेस। अब शेयरिंग वही हो गई भाई, उसकी बॉडी में तो चेंज नहीं होगा, बस उसका आकार बदल जाएगा। तो यदि विरूपक बल किसी वस्तु के आयतन को परिवर्तित किए बिना, आयतन में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, इसे ही शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, देखो पहले ये बॉक्स ऐसा था तो इसने क्या कर दिया, बस इस बॉक्स की साइज बदल दी। ठीक है, बस इतना हुआ। तो अपरूपण विकृति क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू ये परिवर्तन के बाद वाली लंबाई बटे पहले वाली लंबाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुक का नियम क्या कहता है, हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे आपका प्रतिबल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी। ठीक है भाई, जितनी विकृति आप फोर्स लगाओगे भाई जितना वो डिस्टॉर्स होगा उसी के अनुपात में तो फोर्स लगेगा। भाई आकृति जितनी परिवर्तित होगी, अब अपने पुराने आकृति मानने के लिए वो उतना ही फोर्स लगाएगी, तो जितना विकृत उतना ही प्रतिबल लगेगा। तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, और अगर समानुपाती का चिन्ह हटने के बाद ई नाम का एक कांस्टेंट आता है, तो ई एक कांस्टेंट है जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ध्यान रखेंगे ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, तथा इसका मान प्रतिबल और उत्पन्न विकृति के मान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते भार के कारण तार का व्यवहार क्या होगा, बिहेवियर ऑफ अ वायर ड्यू टू इंक्रीजिंग लोड। यदि स्टील के तार को एक दृढ़ आधार से लटकाकर उसके मुक्त सिरे पर लगाए गए भार को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात करके उसके बीच ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मगर इसमें एक चीज क्या है भाई अलग अलग। देखिए सबसे पहले अपन ने ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए तो स्टार्टिंग के समय का ग्राफ कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल जो अभी हमने ग्राफ निकाला था एकदम लीनियर कर्व बताया था ना मैंने विकृति और स्ट्रेस के बीच। तो बिंदु ए से आगे ग्राफ वक्रीय हो जाता है और इसके बाद तार की लंबाई में वृद्धि लोड के अनुक्रमानुपाती नहीं रहती बल्कि उससे अधिक होती जाती है। परंतु बिंदु बी तक, अब देखिए ए तक तो क्या है लंबाई में वृद्धि होगी उसके अनुक्रमानुपाती, परंतु बिंदु बी तक तार में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। अभी तक भी प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, तो प्रतिबल का मान प्रत्यास्थता सीमा ये लिमिट है। अब यहाँ के बाद लिमिट हो जाएगी और ये लिमिट ही आपका यील्ड पॉइंट यानी कि पराभव बिंदु कहलाता है। अब बिंदु बी से आगे प्रतिबल बढ़ने पर विकृति में तेजी से परिवर्तन होता है। अब जैसे ही बी से आगे बढ़ा तो प्रतिबल बढ़ाते जाएंगे और विकृति में तेजी से परिवर्तन होगा, यानी कि विकृति दोबारा ठीक होती जाएगी, अथवा विरूपक बल हटा लेने पर भी तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, देख रहे हो प्रतिबल बढ़ा रहे हो आप, यानी कि अंदर से फोर्स और ज्यादा लग रहा है तो विकृति में तेजी से परिवर्तन होता है, और विरूपक बल हटा लेने पर यानी कि जो किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स में हटा रहा हूँ उसके बावजूद वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, तथा इसमें एक स्थायी विकृति यानी कि परमानेंटली वो वस्तु जिस आकृति में ढाली उसी में रह जाती है। इसे ओ डैश, देखिए ये ना ओ डैश से शो किया गया है। ठीक है, ओ डैश से शो किया गया है। और प्रतिबल को अगर आप निरंतर बढ़ाते जाओगे तो बिंदु डी के संगत प्रतिबल का मान इतना हो जाएगा कि तार द्रव्य के समान बहना प्रारंभ कर देगा, और प्रतिबल को कम कर लेने पर भी तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी कि पॉइंट ई पर आके आपका तार टूट जाता है, और प्रतिबल का वह निश्चित मान जो किसी तार को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो। ध्यान रखेंगे किसी भी स्ट्रेस का वो मान जो तार को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो, वो ब्रेक से पता पड़ रहा है ना, तोड़ने के लिए जो स्ट्रेस लगाया जाए, तो प्रतिबल का वह निश्चित मान जो किसी तार को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा गया है कई बार। तो देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस पता पड़ गया वैसे ही कि जब किसी तार को प्रत्यास्थता की सीमा से परे लोड करा जाए, भाई उसकी जो लिमिट है कि उसके बाद वो अपना आकार परिवर्तित कर लेगा, उसके बाद भी अगर उसे लोड दिया जाए तो उसकी विकृति तेजी से उत्पन्न होती है और तार पर कार्यरत प्रतिबल का मान भी अधिकतम होता है, जिससे तार बहना प्रारंभ हो जाता है और लास्ट में आगे टूट जाता है। तो वो जो फोर्स है जिसके कारण वो टूटा है उसे ही भंजक बल यानी कि ब्रेकिंग फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, और तो भंजक बल किसके समानुपाती हो गया, भंजक बल हो गया समानुपाती P इंटू ए के। ठीक है, प्रेशर लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है कितने एरिया में वो हो गया, तो भंजक बल तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रेसिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब देखेंगे अगली चीज, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पी एक कांस्टेंट तक है जिसे भंजक प्रतिबल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसकी बीमाओं के बारे में बात करते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि एक एल लंबाई का एक तार दो अथवा दो से अधिक भागों में विभक्त किया जाए तो इसके प्रत्येक भाग पर समान भार लटकाया जाए, अर्थात भंजक बल तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना कि लंबाई कितनी है उस पर निर्भर कभी भी नहीं करेगा, उसका वेट कितना है उस पर निर्भर करेगा। यदि एक तार अधिकतम एफ बल सहन कर सकता है, मानो भाई कोई तार है एफ बल सहन कर सकता है, ठीक है, अभी बताया अपन भंजक बल फोर्स किसके समानुपाती, ए के। अगर एफ बल सहन कर सकता है तो समान पदार्थ सेम मटेरियल मगर उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी गई तो वो 4 गुना बल, क्यों, क्योंकि एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक था तो ये एक ही सहन कर, अब अगर 2 कर दूं आर की वैल्यू 2 गुना कर दी तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 गुना बल सहन करेगा। फोर्स कितना हो गया 4 गुना हो गया ना। तो अगर आप त्रिज्या में 2 गुना परिवर्तन करोगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना परिवर्तन करोगे तो वो 9 गुना बल सहन करेगा, ऐसे ही 4 गुना करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, ठीक है। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली। अगला है, आपको अगर सुरक्षा गुणांक निकालने के लिए बोले कि सुरक्षा गुणांक क्या होगा, तो भंजक प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्यकारी भंजक प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल को अपन सुरक्षा गुणांक निकालते हैं और इसका मान हमेशा अधिक रखा जाता है। अगला है ब्रिटल मटेरियल, यानी कि भंगुर पदार्थ, कोई चीज टूट जाती है जल्दी, तो इन पदार्थों के लिए ई तथा सी, जो ई और सी से है ना, प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है और ये प्रत्यास्थता की सीमा पार करते हैं। यानी कि देखो एक हर चीज की लिमिट है कि अगर उसके बाद आप उसे दबाओगे या प्रेशर लगाओगे, बल लगाओगे तो वो टूट जाएगा, और वही सीमा जिसके बाद कोई भी पदार्थ टूट जाए वो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। जैसे कि कांच, ढलवा लोहा, ज्यादा बल सहन नहीं कर सकते, टूट जाते हैं जल्दी से। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, तन्य पदार्थ, यानी कि इन पदार्थों की प्लास्टिसिटी रेंज बहुत ज्यादा होती है, ये आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं और इनके पतले पतले तार भी खींचे जा सकते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील। अगला है इलास्टोमर्स, यानी कि इन पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति कर्व सरल रेखा में नहीं होता, आरोपित प्रतिबल की तुलना में विकृति अधिक होती है, ठीक है। विकृति मतलब प्रतिबल कितना भी लगा लो आप स्ट्रेस, लेकिन पदार्थ में विकृति ज्यादा आती है, यानी कि इन पदार्थों की प्लास्टिक रेंज शून्य होती है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। ये देखिए इसका कर्व किस तरह से बिल्कुल मतलब कि जल्दी टूट जाते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस, किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल का वो अधिकतम मान, ठीक है, अल्टीमेट यानी कि वो अधिकतम मान जिस पर बिना टूटे सहन कर सके, ठीक है, यानी कि वो जो बॉडी अपना प्रतिबल लगाती है वो सहन कर सके, उसे ही अधिकतम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। तो ये क्या होगा भाई, कितने क्षेत्रों पर अधिकतम लोड लगा रहे हैं, वो हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। अब ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आएंगे जब अपने को चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अगला देखिए, अपने ही भार के कारण टूटने के लिए आवश्यक तार की न्यूनतम लंबाई कितनी है। अपने ही वजन के कारण टूट रहे हैं तो न्यूनतम आवश्यक लंबाई, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है P × A = ALDG। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को, अभी न्यूमेरिकल में काम आएंगे सब। स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई में वृद्धि, अभी क्या था टूटना अपने ही भार के कारण, या तार की न्यूनतम लंबाई यानी कि छोटा हो जाना, अब बोला लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि यानी कि L क्या हो जाएगा L² DG/2y, L² DG/2y, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली चीज है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो विकृति प्रतिबल के साथ ही परिवर्तित नहीं होती, ठीक है, जो विकृति आती है वो प्रतिबल के साथ परिवर्तित नहीं होती बल्कि प्रतिबल से लैगिंग, ठीक है भाई, जितना प्रतिबल लगेगा तो धीरे धीरे होगी, तो विकृति का प्रतिबल से प्रशिकमन ही प्रत्यास्थता शैथिल्य यानी कि इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहलाता है। यही कारण है कि समान प्रतिबल से तार को भारित तथा अधिभारित किए जाने पर विकृति भिन्न भिन्न होगी। मानो भाई अगर आपने किसी बॉडी के अंदर फोर्स अंदर से लग रहा है तो आप कितना भी फोर्स लगा लो, जरूरी था ना कि वो चीज अच्छे से ठीक हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग प्रतिबल लगाने पर भी अलग अलग विकृति होती है, एज इट इज तो होगी नहीं चीज। तो यही होता है आपका इलास्टिक हिस्टेरेसिस, और हिस्टेरेसिस लूप दिखाए गए हैं, देखिए ये 2 लूप देख लेना, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ लेना समझ आ जाएगा। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और कुछ न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल देखेंगे, इस्पात के एक तार का परिच्छेद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी लंबाई को परिच्छेद यानी कि एरिया कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई को दुगना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। इस्पात का यंग मॉडुलस कितना दे रखा है 23 × 10⁻11 डाइन सेंटीमीटर। अच्छा, यंग मॉडुलस को अपन डाइन सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एरिया कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो अपने को इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये भी है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये मीटर और ये सेंटीमीटर होता तो चेंज करते। अब देखिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे इसने यंग मॉडुलस की वैल्यू दे दी ना फॉर्मूला। सो आपको पता था कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, FL अपॉन जो आपका A था और स्मॉल l, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। अब अगर अपने को यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे भाई, A और इस L को ऊपर भेज दो और ये जो L है ये नीचे आ जाएगा। और देखिए एग्जैक्टली यही हुआ है, ठीक है। अब आपको देखिए, आपको पता है कि लंबाई आपके क्या थी, L थी। ये बोलता है लंबाई को 2 गुना, ये कैपिटल L इसकी लंबाई थी। अब कहता है 2 गुना करने के लिए कितने प्रतिबल की, 2 गुना, यानी कि लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, 2 गुना लंबाई थी, 2 गुना लंबाई करी और पहली लंबाई L थी, तो टोटल परिवर्तन कितना हो गया लंबाई में, सिर्फ L ही तो हुआ। तो यहाँ पे हमने L परिवर्तन हो गया लंबाई में, ठीक है। तो यानी कि इस L की जगह L आ गया और नीचे L ऑलरेडी, तो ये L से L कट जाएगा, कट गया। अब से बचा A और Y। A की वैल्यू हमको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और Y की है 23 × 10⁻11, यानी कि टोटल ओवरऑल हुआ क्या, 23 × 10⁻11। तो ये आपका फाइनल फोर्स, यानी कि सिर्फ आपको जितना यंग मॉडुलस की वैल्यू उतना ही फोर्स लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक 3 मीटर लंबा खोखला स्टील का पाइप जिसके बाहरी व आंतरिक व्यास, खोखला पाइप है, बाहरी व्यास उसका क्या है 10 सेंटीमीटर और आंतरिक है 4 सेंटीमीटर, एक छत को संभालते हुए है। लोड के कारण पाइप की लंबाई, अब ये जो पाइप है लोड लगाने के कारण 0.1 mm इसकी लंबाई बढ़ गई है, 0.1 mm इसकी लंबाई बढ़ गई है। अब सबसे पहली बात तो सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदल, ये mm में है, 0.1 mm सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये बन गया भाई आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप 0.1 को 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब 1 सेंटीमीटर होने के बाद देखने की आवश्यकता है कि क्या हमको इसको आवश्यकता है मीटर में बदलने की, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ न्यूटन मीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, यंग आपको क्या निकालना है, F का फॉर्मूला वही हो गया FL, अभी निकाला हमने। तो देखिए A की जगह क्या आ गया πr²। अब 2 व्यास हैं, ठीक है, 2 व्यास हैं तो 2 का आधा आधा कर लो, 10 का आधा 5 तो 5 का 25 हो गया, 8 का आधा 4, 4 का 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब ये सेंटीमीटर में थे और मीटर में परिवर्तित होंगे तो 10⁻⁻4 से, इसलिए टोटल जो भी आएगा उसको गुणा कर दिया 10⁻⁻4 से। फिर ये कहता है कि 0.1 mm की कमी हो जाती है, तो 0.1 mm को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने 10⁻⁻4 लिखा। आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई ये 2 बार 10⁻⁻4 क्यों लगाए, तो एक बार तो व्यास डायमीटर के रेडियस के लिए और एक बार जो लंबाई में वृद्धि हुई है उसके, कमी हुई है उसके लिए। फिर आपका क्या मल्टीप्लाई होगा, y होगा, तो y आ गया 2 × 10⁻11 अपॉन में कैपिटल L था, कैपिटल L की वैल्यू है आपको पता है 3 मीटर लंबा था तो 3 आ गया। इस सबको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1.88 × 10⁻4 न्यूटन। तो गाइस ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर देखिए आपको सीधा सीधा y का फॉर्मूला याद है F/l अपॉन A L, अगर आपको सॉरी यहाँ कैपिटल L आएगा और यहाँ स्मॉल l आएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तार पर 2 किलोग्राम का भार लटकाने से इसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, तो तार में विकृति, विकृति का फॉर्मूला क्या था, कितनी लंबाई विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, तो विमा में परिवर्तन 1% हुआ है और प्रारंभिक विमा कितनी थी, ये अब इसने देनी रखी। ये कह रहा है एक तार पर 2 किलोग्राम का भार लटकाने से इसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, तो क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं दिया गया सबसे पहली चीज तो, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई भी कहीं पे भी नहीं दी गई, तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, वही यंग मॉडुलस वाला है, तो आप लोग निकाल लेंगे इसे। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, 1.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब आयतन, किसी भी चीज का अपने को आयतन दे रखा है। सबसे पहले देखेंगे कि हमें किसी वस्तु का आयतन दे रखा है, यानी कि आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है, कि लिक्विड पर तरल पर 5 × 10⁻+6 न्यूटन मीटर का दाब परिवर्तन करने पर, कितना 5 × 10⁻6 का परिवर्तन करने पर, यानी कि ये लगाया गया प्रेशर या आप कह सकते हैं फोर्स, प्रेशर या फोर्स लगाया गया है, परिवर्तन करने पर आयतन में 3 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब की कमी हो गई, आयतन में कमी हुई है, यानी कि ये कमी क्या, डेल्टा वी की वैल्यू हुई। तो तरल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या था, या तो B से शो करता है या तो K से, इज इक्वल टू क्या होता है P/ΔV/V।
और मैंने बताया था पी वी अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा माइनस का। चलिए सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए पी कितना था 5 इंटू 10 की घात 6, वी यानी कि पुराना सबसे पहला आयतन उसका था 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 3, और जो परिवर्तन हो गया 3 इंटू 10 की घात माइनस 7। ये यहाँ पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा आपका 2.5। तो गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोगों को बस करना आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, रबर की एक गेंद को 200 मीटर गहरी झील, अब एक झील है, झील के ऊपरी तल से उस ऊपरी तली तक ले जाने में गेंद के आयतन में 0.1% की कमी आ गई। भाई ऊपरी तल है और उसकी तली पर ले जाने में 0.1% की कमी आ रही है, किसमें, आयतन में। तो झील के जल का घनत्व 1 इंटू 10 की 3 किलोग्राम प्रति मीटर है। तो रबर के आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अब रबर के आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला अपने को पता है, आयतन का पी वी अपॉन डेल्टा वी। अब पी का मान अपने को नहीं पता रखा, ठीक है, पी का मान अपने को नहीं पता कि दाब में कितना परिवर्तन हो रहा है, आयतन में कितनी विकृति आई, ये वही तो है। तो भाई टोटल आयतन में परिवर्तन दिखा दिया इसने, 0.1% आया, तो अपन 0.1% है तो 100 का लगा देंगे, नीचे लगा दिया, क्लियर है। अब पी अपने को प्रेशर नहीं दे रखा तो क्या प्रेशर का एच पी जी होता है, ठीक है। हाइट दे रखा है तो हाइट कितनी है 200 मीटर, ये आ गया 200 मीटर गहरी। उसके बाद 200 मीटर गहरी के बाद रो कितना है उसका, देखिए जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी 1 इंटू 10 की माइनस 3, तो 1 तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 की 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या आया चीज़ है कि भाई जी का मान कितना है ग्रेविटी का, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 का 10 लिख दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। सारी चीज़ें वही है भाई, अगर पी का मान नहीं दे रहेगा तो पी से रिलेटेड वैल्यू दे रही, तो इसका फॉर्मूला एच पी जी, ये आपको पढ़ाया नहीं गया मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाया तो नहीं गया लेकिन हमें ध्यान रखना तो पड़ेगा ना। चलिए अब देखते हैं एक फॉर्मूला, यदि किसी पदार्थ के लिए यंग मॉडुलस तथा नीटा के मान क्रमशः, यंग मॉडुलस का मान है 2 इंटू 10 की 11 पास्कल तथा 8 इंटू 10 की 10 पास्कल हो, तो पाइसन रेशो में इन्फिनिटी, ये पाइसन रेशो इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं y इजिकल टू 2 की पावर n 1 प्लस नीटा होता है, अपने को पता है, ठीक है। अब अपने को नीटा निकालना है, तो नीटा निकालने का सीधे देखो, पहले तो y के नीचे 2n आ जाएगा, फिर ये जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा उधर जाके, बस। अब y की वैल्यू अपने को पता है, क्या है y की वैल्यू 2 इंटू 10 की 11, वो रखो। नीटा की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की 11, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है उसको 1 में से माइनस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ईजी है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा गाइस, क्वेश्चन करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और पढ़ा तो दिया मैंने आपको, फॉर्मूले सारे समझा दिए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब मैं तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आप लोग किताब में से देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन देखने के बाद किताब में से आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगले जब भी हम चैप्टर की वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, बट अभी के लिए आपको क्या करना है गाइस, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड पड़ते हैं। तो अगर आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो आपको पता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।